पिछले एक साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न दिया, लेकिन ये स्टॉक 3x हो गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हाई मार्जिन बिजनेस भी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखो, लूमेक्स ऑटो एक B2B ब्रांड है और ये क्या करता है, ये गाड़ी के लिए कंपोनेंट्स बनाता है और इसको OEM को बेचता है। तो OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे गाड़ियों के केस में हो गया महिंद्रा या टाटा, जो गाड़ी बना के कस्टमर को बेचते हैं। तो लूमेक्स ऑटो क्या करता है, वो गाड़ी के कंपोनेंट्स बनाता है और उन कंपोनेंट्स को इन OEM को सेल करता है बल्क में। अब ये देखते हैं कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं गाड़ी के लिए। तो इनके बिजनेस में बहुत सारे डिविजन्स हैं, जिसमें सबसे पहला डिवीजन है लाइटनिंग का डिवीजन, जिसमें ये गाड़ियों के लिए LED, हेडलैम्प या जो टेल लैम्प पीछे लगती है ना गाड़ी के, वो सब बनाते हैं। अब बेसिकली थोड़े टाइम पहले इन्होंने IAC इंडिया को एक्वायर किया था और इस डिवीजन में ये क्या करते हैं, जो गाड़ी के अंदर के प्लास्टिक होते हैं ना, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया या जो डोर पे पैनल लगे होते हैं ना अंदर की साइड, वो सब बनाते हैं। इनका तीसरा डिवीजन है मैकेनोट्रॉनिक्स का डिवीजन, जिसमें ये क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल पार्ट के साथ कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि तुम ये समझो कि जो पहले गाड़ियां आती थी उनमें क्या होता था कि तुम हैंडल घुमा के शीशा खोलते थे, लेकिन जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें क्या होता है कि तुम बटन दबाते हो और शीशा खुल जाता है। तो ये जो बेसिकली बटन दबा के शीशा खुल रहा है ना, ये इनके मैकेनोट्रॉनिक्स डिवीजन में आता है। अब थोड़े टाइम पहले इन्होंने ग्रीन फ्यूल को भी एक्वायर किया है। उसमें ये क्या करते हैं, जो ऑल्टरनेट फ्यूल होते हैं ना, जैसे कि CNG हो गया या हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, उससे रिलेटेड पार्ट्स बनाते हैं। सपोज एक CNG गाड़ी है, तो जो भी पार्ट्स एक CNG फ्यूल टैंक को इंजन से कनेक्ट करते हैं ना, यानी कि उस कनेक्शन में जितने भी पार्ट्स बीच में आते हैं ये वो सारे बनाते हैं। और बेसिकली इसमें सेंसर्स होते हैं या प्रेशर मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं। अब इनका मैकेनोट्रॉनिक्स का सेगमेंट ना, इनका हाई मार्जिन सेगमेंट है। इनका अगला सेगमेंट है आफ्टर मार्केट का सेगमेंट, जिसमें ये क्या करते हैं, मार्केट में गाड़ियों के लिए स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं। अब क्योंकि इस केस में इनको OEM से डील नहीं करना पड़ रहा, ये डायरेक्टली कस्टमर को स्पेयर पार्ट बेच रहे हैं, तो इस केस में इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। और बाकी ये एडवांस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि गाड़ी का बम्पर हो गया या मडगार्ड हो गया, और सेंसर्स बनाते हैं, जैसे कि स्पीड का सेंसर हो गया या टेम्परेचर सेंसर हो गया, और टेलीमेटिक्स डिवाइस बनाते हैं जिससे गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे GPS डिवाइस हो गया। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये बना के अलग अलग OEM को सेल कर देते हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गया या टाटा मोटर्स हो गया या और OEMs हो गए जो गाड़ी बनाते हैं। अब बेसिकली जो इनका एडवांस प्लास्टिक का सेगमेंट है, जिसमें ये गाड़ी के लिए बम्पर बनाते हैं, या लाइटनिंग का सेगमेंट है जिसमें ये गाड़ी के लिए LED लाइट बनाते हैं, उनमें तो इनके मार्जिन कम होते हैं। लेकिन जो इनका ये मैकेनोट्रॉनिक्स का सेगमेंट है ना, जिसमें ये स्विच बनाते हैं जिससे कि विंडो खुल जाती है, या फिर जो इनका आफ्टर मार्केट का सेगमेंट है जिसमें ये स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं डायरेक्टली कस्टमर को, वो इनका हाई मार्जिन सेगमेंट है। और जो इनका ग्रीन फ्यूल वाला सेगमेंट है वो भी इनका हाई मार्जिन सेगमेंट है। तो ये तो हो गई इनके अलग अलग सेगमेंट्स की मार्जिन प्रोफाइल। अब थोड़ी सी इंडस्ट्री पे बात करते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में करंटली चल क्या रहा है। तो देखो, अगस्त तक तो ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड बहुत वीक थी, लेकिन सितंबर में जब गवर्नमेंट ने GST का कट दिया, यानी कि गाड़ियां सस्ती हो गई उस वजह से, और साथ ही साथ RBI ने भी रेट कट कर दिया, यानी कि लोन उठाना भी सस्ता हो गया, और फेस्टिवल सीजन भी आ गया सितंबर में, तो इस चीज की वजह से ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड वापस आ गई। तो बेसिकली तीन चीजें इकट्ठी हो गई, एक तो GST कट की वजह से गाड़ियां सस्ती हो गई, दूसरा RBI ने रेट कट कर दिया तो रिटेलर्स को लोन सस्ता मिल गया, और तीसरा फेस्टिवल सीजन आ गया जिस वजह से ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड वापस आ गई। जिस वजह से अगर तुम महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखो या टाटा मोटर्स को देखो तो इनकी सेल्स में ग्रोथ आने लग गई। और जब इन OEMs में ग्रोथ आएगी तो जो B2B सप्लायर है, जो इनकी गाड़ियों के लिए कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उनमें भी ग्रोथ आएगी। तो इस वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री में B2B सप्लायर्स है ना, उनकी भी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो अब बात करते हैं इसके Q3 FY26 के रिजल्ट्स की। तो इनकी सेल्स में 40% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली जो भी इनके की कस्टमर्स है ना, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो या मारुति सुजुकी, उन सब में सेल्स ग्रोथ आ रही है, जिस वजह से इस कंपनी में भी ग्रोथ आ रही है। और बेसिकली जो महिंद्रा सपोज नए मॉडल लॉन्च कर रही है ना, क्योंकि उसका कंटेंट यही बनाते हैं, तो इस वजह से इनमें सेल्स ग्रोथ आ पा रही है। और अब बेसिकली ये मारुति सुजुकी के लिए ना लाइटिंग बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। जो ये लाइट्स बनाते हैं ना गाड़ियों के लिए, LED लाइट या बैक लाइट, वो अब ये मारुति सुजुकी के लिए भी बनाना स्टार्ट कर देंगे इस क्वार्टर से। तो बेसिकली ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं अलग अलग कंपनीज के साथ, जैसे मारुति सुजुकी हो गई या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, सबके साथ ये अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स ग्रोथ आ पा रही है। और मैनेजमेंट बेसिकली ये बता
बता रही है कि गोइंग फॉरवर्ड महिंद्रा नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उस वजह से अगले 18 से 24 मंथ में इनका कंटेंट पर व्हीकल भी इंक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। तो कंटेंट पर व्हीकल क्या होता है कि जब एक गाड़ी बिकती है उसमें इनका कितने रुपए का सामान लगता है उसको बोलते हैं कंटेंट पर व्हीकल। तो गोइंग फॉरवर्ड एक व्हीकल में ये जितने रुपीस का सामान लगाते हैं ना, यानी कि जो इनका कंटेंट पर व्हीकल है वो भी धीरे धीरे अगले 18 से 24 मंथ्स में इंक्रीज होगा, जिस वजह से इनकी सेल्स ग्रोथ आएगी गोइंग फॉरवर्ड। अब क्योंकि इनकी इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ आ रही है ना, तो इस वजह से मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है। पहले इन्होंने ये कह रखा था कि हम FY26 में अपनी सेल्स को 25% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर, जबकि अब की बार इन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी और ये बोला है कि हम इस साल अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर। तो यानी कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाई है और ये एक पॉजिटिव साइन है। अब इनका EBITDA 51% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर और इस क्वार्टर में इन्होंने 15% का EBITDA मार्जिन अचीव कर लिया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 14% था। तो यानी कि इनकी EBITDA मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आई है ईयर ऑन ईयर। तो यानी कि इनका मार्जिन भी इंप्रूव कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। और मार्जिन पे मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि गोइंग फॉरवर्ड Q4 में भी ये 15% का EBITDA मार्जिन ही मेंटेन करेंगे और FY27 में ये अपने मार्जिन को 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करेंगे, यानी कि FY27 में इनका EBITDA मार्जिन होगा 15.5% का, जिसको ये FY28 में 50 बेसिस पॉइंट से और इंप्रूव कर देंगे। तो FY28 में इनका EBITDA मार्जिन का टारगेट होगा 16% का और अगले 5 से 7 साल में ये 20% का EBITDA मार्जिन टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये बात करते हैं कि इनका EBITDA मार्जिन इंप्रूव क्यों होगा यहाँ से। तो बेसिकली ना इस कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, मतलब ये कंपनी अपने हायर मार्जिन की सेगमेंट की सेल्स को तो बढ़ा रही है और अपने लोअर मार्जिन वाले सेगमेंट की सेल्स को कम कर रही है, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे इस कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। जो इनका IAC का सेगमेंट है ना, जिसमें ये गाड़ी के इंटीरियर का प्लास्टिक बनाते हैं जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, या जो इनकी ग्रीन फ्यूल का सेगमेंट है जिसमें ये CNG डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं, यानी कि जो भी चीज CNG के फ्यूल टैंक को इंजन से कनेक्ट करती है ना, वो सब बनाते हैं। तो इन दोनों सेगमेंट में इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। और जो इनका आफ्टर मार्केट का सेगमेंट है ना, जिसमें ये डायरेक्टली कस्टमर्स को स्पेयर पार्ट बेचते हैं, तो क्योंकि इस केस में इनको OEM से डील नहीं करना पड़ रहा, यानी कि ये डायरेक्टली स्पेयर पार्ट्स सेकेंडरी मार्केट में कस्टमर को बेच रहे हैं, तो इसमें भी इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो जो ये इनके तीनों हाई मार्जिन वाले सेगमेंट हो गए, यानी कि IAC का, ग्रीन फ्यूल का और आफ्टर मार्केट का, इसको ये हाई रेट पे ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे इस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि इस कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा। और मार्जिन पे मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है कि FY27 में तो हम 15.5% का EBITDA मार्जिन बनाएंगे, FY28 में 16% का EBITDA मार्जिन बनाएंगे और अगले 5 से 7 साल में अपने EBITDA मार्जिन को इंप्रूव करके 20% तक ले जाएंगे। अब इस कंपनी के पैट में 93% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और इसका पैट मार्जिन है इस क्वार्टर का 8.5%। अब मार्जिन पे ना मेरे को तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। तो ये देखो, इस कंपनी का पैट मार्जिन सिर्फ 8.5% है, यानी कि पैट मार्जिन कम है, लेकिन फिर भी पिछले एक साल में इसका स्टॉक 3x हो गया, जबकि इसका पैट मार्जिन कम है। तो बेसिकली तुम ये समझो कि मार्केट कभी भी ना एब्सोल्यूट नंबर्स को नहीं देखती, वो ट्रेंड को देखती है। तो भले ही किसी भी कंपनी का पैट मार्जिन कम हो या ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को इससे फर्क पड़ता है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या उस कंपनी का पैट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर कंपनी का पैट मार्जिन इंप्रूव होगा तो उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ उसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी, और अगर कंपनी का पैट मार्जिन डिक्रीज होगा गोइंग फॉरवर्ड तो उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ उसकी सेल्स की ग्रोथ से कम रेट पे आएगी। तो मार्केट कभी भी ये नहीं देखता कि भाई कंपनी का एब्सोल्यूट नंबर क्या है पैट मार्जिन का, वो ये देखता है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या वो चीज इंप्रूव हो रही है या डिटीरियोरेट हो रही है, जो कि पैट मार्जिन के केस में क्या वो पैट मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है टाइम के साथ, और उसी बेसिस पे या तो स्टॉक को रिवॉर्ड करता है या पनिश करता है। और मार्केट में ना कभी भी एब्सोल्यूट नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, जैसे ROE भी हो गया, तो उसमें एब्सोल्यूट नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसके ट्रेंड की इंपॉर्टेंस होती है। और अगर उस चीज का ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है तो मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड करता है, और अगर ट्रेंड खराब हो रहा है तो मार्केट उस स्टॉक को पनिश करता है। तो बेसिकली मार्केट किसी भी चीज के एब्सोल्यूट नंबर को नहीं देखती, बल्कि उसके ट्रेंड को देखती है। अब देखो, इनके पैट में 93% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और इनका पैट मार्जिन 8.5% का है, और इस पे हम डिटेल में बात करेंगे अभी। तो चलो इसकी इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि ऑल्दो इस कंपनी की सेल 40% से ग्रो हुई है, पर क्योंकि इसका EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है ना, तो इस वजह से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम को हटा के 56% से ग्रो हुआ है, जो इस कंपनी की ट्रू पिक्चर दे रहा है। अब ऑलमोस्ट 15 करोड़ की तो एक्सेप्शनल आइटम है, और एक्सेप्शनल आइटम बार बार तो आती नहीं है, ये तो वन टाइम इवेंट है, यानी कि वन ऑफ है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 36% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। पर क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम बार बार नहीं
आएगी ना तो ये ट्रू पिक्चर नहीं है कंपनी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखो, इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई टैक्स ही पे नहीं किया। इनफैक्ट इनको 7 करोड़ के आसपास का टैक्स तो रिफंड हो गया है। तो देखो बेसिकली जो इन्होंने ग्रीन फ्यूल एनर्जी को एक्वायर किया था ना, उसकी वजह से इनका डेफर्ड टैक्स बन गया था और इनको इस क्वार्टर में 7 करोड़ का टैक्स रिफंड हो गया। और ये वन ऑफ है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ना इनको 26% का ही टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, जबकि इस क्वार्टर में इन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया बल्कि इनको टैक्स रिफंड हुआ है, जिस वजह से इनके पैट में 93% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इनको फुल टैक्स रेट यानी कि 26% का टैक्स रेट ही भरना पड़ेगा। अब इसकी वजह से जो इनका तुम्हें पैट मार्जिन दिख रहा है ना 8.5% का, ये भी गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये पैट मार्जिन इसलिए इतना इंक्रीज हुआ है क्योंकि इस क्वार्टर में तो इन्होंने टैक्स ही नहीं भरा, जबकि अगले क्वार्टर से तो इनको फुल टैक्स रेट भरना है। तो ये पैट मार्जिन 8.5% का भी गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल नहीं है। अब बाकी अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से ना इनकी डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, पर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो पैट मार्जिन तुम्हें दिख रहा है ये गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल नहीं है। अब बाकी इस कंपनी का ROCE का नंबर भी इंप्रूव हो रहा है, मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। और मैनेजमेंट ने अपनी लॉन्ग टर्म गाइडेंस ये दे रखी है कि FY26 से FY31 तक ये अपनी सेल्स को 20% कैगर के रेट से ग्रो करेंगे, जिसमें 15% तो इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी और बची हुई 5% इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, जो कि एक्विजिशन से आएगी। और ये FY28 तक 20% का ROCE टारगेट कर रहे हैं और इनका ये विजन है कि अगले 5 से 7 साल में ये अपने एबिटा मार्जिन को भी इंप्रूव करके 20% तक ले जाएंगे। अब इनका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखो, इसमें इनका एडवांस प्लास्टिक से 52% रेवेन्यू आया है और मैकेनोट्रॉनिक्स वाली डिवीजन से 6% रेवेन्यू आया है। मतलब इनका मेजर रेवेन्यू अब भी एडवांस प्लास्टिक वाली डिवीजन से आ रहा है, जिसमें एक गाड़ी के लिए बम्पर बनाते हैं। लेकिन अब इनकी ऑर्डर बुक देखो, इनकी टोटल ऑर्डर बुक का 24% मैकेनोट्रॉनिक्स डिवीजन का है। तो यानी कि गोइंग फॉरवर्ड इनका मैकेनोट्रॉनिक्स डिवीजन का रेवेन्यू का शेयर बढ़ेगा और मैकेनोट्रॉनिक्स डिवीजन में इनके हाई मार्जिन होते हैं, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होगा। अब अगर तुम इनका कस्टमर वाइज रेवेन्यू देखो तो इनको ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज से आ रहा है, यानी कि ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो तुम्हें ना गोइंग फॉरवर्ड हर महीने ये ट्रैक करना पड़ेगा कि बजाज या महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी की भी सेल्स डिक्रीज होती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट लुमैक्स ऑटो पे आएगा। तो हर महीने तुम्हें FADA की डेटा निकाल के ये देखना पड़ेगा कि क्या महिंद्रा और बजाज की सेल्स तो डिक्रीज नहीं हो रही गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी की भी सेल्स डिक्रीज होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट लुमैक्स ऑटो पे आएगा और इसमें भी स्लो डाउन आ जाएगा। बट अभी करंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो मतलब अभी तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड हर महीने। अब जो इनकी टोटल 1450 करोड़ की ऑर्डर बुक है ना, उसको ये 3 स्टेजेस में एग्जीक्यूट करेंगे। उसका 33% तो ये FY27 में एग्जीक्यूट करेंगे, 44% FY28 में एग्जीक्यूट करेंगे और 23% FY29 में एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली ये ऑर्डर बुक इस कंपनी को रिवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है अगले 3 साल की। अब इनके अलग अलग डिवीजन की बात करते हैं कि उसमें कितने कितने % से ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो जो इनका एडवांस प्लास्टिक वाला डिवीजन है ना, जिसमें ये गाड़ी के लिए बम्पर बनाते हैं या और ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें 28% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। बट इनके एडवांस प्लास्टिक वाले डिवीजन में ना इनके मार्जिन कम होते हैं। जो इनका मैकेनोट्रॉनिक्स वाला डिवीजन है ना, जिसमें इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं, उसमें 200% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और जो इनका IAC का डिवीजन है, जिसमें ये गाड़ी के इंटीरियर के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, उसमें 40% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और ये भी इनका हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। तो जो बेसिकली इनका IAC और मैकेनोट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है, जो कि हाई मार्जिन सेगमेंट है, वो हाईयर रेट पे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनका बेस छोटा है, जिस वजह से इस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। अब जो इनका आफ्टर मार्केट वाला सेगमेंट है ना, जिसमें ये कस्टमर्स को डायरेक्टली स्पेयर पार्ट सेल करते हैं, उसमें 15% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, जबकि इसमें इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि ये अपने आफ्टर मार्केट वाले सेगमेंट को FY27 में 20% से ग्रो करेंगे। अब जैसे जैसे लोग ऑल्टरनेट फ्यूल पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि CNG हो गया या हाइड्रोजन हो गया, तो जो इनका ग्रीन फ्यूल वाला सेगमेंट है ना, यानी कि CNG के टैंक से इंजन तक जो भी पार्ट्स उनको बीच में कनेक्ट करते हैं वो सब बनाता है, उसमें भी ग्रोथ आएगी गोइंग फॉरवर्ड। और इन्होंने ये बताया है कि जो इनका ग्रीन फ्यूल वाला बिजनेस है ना, जिसमें ये CNG डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं, यानी कि CNG कार्स या ऑल्टरनेट फ्यूल से रिलेटेड है, उसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट है 11,500 रुपीज पर व्हीकल की, यानी कि एक व्हीकल के लिए 11,500 रुपीज के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उसमें। जबकि करंटली इनका कंटेंट पर व्हीकल, यानी कि एक व्हीकल के लिए ये 3,200 रुपीज के प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी ग्रोथ आएगी गोइंग फॉरवर्ड। और जो इनका ग्रीन फ्यूल वाला बिजनेस है ना, वो बेसिकली एसेट लाइट बिजनेस है, क्योंकि उसमें ये क्या करते हैं कि बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको बस अपनी फैक्ट्री में असेंबल कर
लेते हैं तो ये बिजनेस इनका एसेट लाइट बिजनेस है, जिसकी वजह से इस बिजनेस में इनका एसेट टर्नओवर ज्यादा है इनके दूसरे बिजनेसेस के कंपैरिजन में। अब इस क्वार्टर में मारुति सुजुकी ने सेलेरियो लॉन्च करी है, महिंद्रा ने XUV 7XO लॉन्च करी है, XCV 9e लॉन्च करी है और टाटा मोटर्स ने सिएरा लॉन्च करी है। और ये कंपनी इन सभी गाड़ियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से इस कंपनी में ग्रोथ आ पा रही है। और इसी ग्रोथ को देखते हुए मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस रिवाइज कर दी है। पहले इन्होंने कहा था कि हम FY26 में अपनी सेल्स को 25% से ग्रो करेंगे, लेकिन अब इन्होंने अपनी गाइडेंस को इंक्रीज करके ये बोला है कि हम FY26 में अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब देखो, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। अगर तुम्हें ये जेन्युइन रिसर्च पसंद आ रही है तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इसकी केपेक्स पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस कंपनी की डेट टू इक्विटी की रेशो 0.5 की है, जो कि अच्छी मानी जाती है। अगर डेट टू इक्विटी की रेशो 1 से कम की है ना तो वो इंडस्ट्री में अच्छी मानी जाती है, और इस कंपनी की 0.5 की डेट टू इक्विटी की रेशो है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये कंपनी अगले 3 से 4 साल तक 20% कैगर के रेट से ग्रो करेगी, और इसके लिए ये ऑर्गेनिक केपेक्स भी करेंगे जिससे ये 15% की ग्रोथ लेके आएंगे, और इनऑर्गेनिक केपेक्स भी करेंगे यानी कि एक्विजिशन भी करेंगे जिससे ये 5% की ग्रोथ लेके आएंगे। और इस पूरे केपेक्स को करने के लिए इनका 240 करोड़ के आसपास का खर्चा लगेगा, जिसमें 150 से 200 करोड़ तो इनका ऑर्गेनिक केपेक्स के लिए लगेगा और बाकी बचा हुआ इनके इनऑर्गेनिक केपेक्स के लिए लगेगा। अब क्योंकि ये कंपनी फ्री कैश फ्लो बनाती है, यानी कि ये कैश फ्लो लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, तो जितना भी ये ऑर्गेनिक केपेक्स करेंगे ना वो सारा अपने इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, यानी कि जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है उसी से करेंगे। और जो इनका इनऑर्गेनिक केपेक्स पे खर्चा होगा ना, उसके लिए ये देखेंगे कि क्या उसके लिए इनके इंटरनल एक्रूवल सफिशिएंट है या नहीं, और क्या उसके लिए इनको डेट की जरूरत है या नहीं बाहर से। और ये बात मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि बाहर से पैसा उठाना प्रॉब्लम नहीं होती। अब चाहे मैं इक्विटी से पैसा उठाऊं या डेट से पैसा उठाऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बाहर से पैसा उठा रहा हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब मैं उस पैसे को सही से यूज नहीं कर पाता और उस पैसे से अपनी सेल्स की ग्रोथ नहीं लेके आ पाता। देखो, अगर तुम बाहर से पैसा उठाते हो, भले ही वो डेट हो या भले ही इक्विटी हो, और अगर उस पैसे को सही से यूज करते हो, यानी कि उस पैसे से अपनी सेल्स की ग्रोथ लेके आ पाते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बाहर से पैसा उठाता हूँ और उस पैसे को सही से यूज ही नहीं कर पाता, मतलब अपनी सेल्स को ग्रो ही नहीं कर पाता ना उस पैसे से, इसका मतलब जो मैंने बाहर से पैसा उठाया ना उससे मैंने कैपिटल मिस एलोकेशन कर दी, और तब वो प्रॉब्लम की बात बनता है। तो बाहर से पैसा उठाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब मैं उस पैसे से अपनी सेल्स को ग्रो नहीं कर पाता। तो सोर्स ऑफ कैपिटल कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। अब ये कंपनी ये बता रही है कि अगले 3 साल में ये अपने पूरे डेट को रीपे कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगी और इनका पैट मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड एक्सपैंड होगा यहाँ से। अब इससे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में अपने बिजनेस के बारे में क्या आउटलुक दिया है। अगर तुम्हें ये जेन्युइन रिसर्च पसंद आ रही है और तुम और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब इसकी कॉन कॉल की डिस्कशन करते हैं। तो देखो, अभी जो महिंद्रा ने एडास का फीचर लॉन्च किया है ना, जिसमें सपोज गाड़ी के आगे कोई बच्चा आ गया या कोई एनिमल आ गया, सपोज काव आ गई, तो गाड़ी के सेंसर उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं और गाड़ी रुक जाती है। उसकी वजह से जो इस कंपनी का टेलीमेटिक्स का सेगमेंट है ना, जिसमें ये सेंसर बनाते हैं गाड़ियों के लिए, उसमें भी ग्रोथ आएगी गोइंग फॉरवर्ड। और अब गवर्नमेंट ने ना कमर्शियल व्हीकल्स में एडास का फीचर कंपलसरी कर दिया है, जिसकी वजह से इनके टेलीमेटिक्स सेगमेंट का रेवेन्यू अगले 12 से 18 मंथ्स में डबल हो जाएगा और उसमें ग्रोथ आएगी गोइंग फॉरवर्ड। और बाकी ना ये पहले 65% प्रोडक्ट्स अपने बाहर से इंपोर्ट करते थे, जिसको डिक्रीज करके 35 से 40% तक तो ले ही आए हैं। मतलब अब ये सिर्फ 35 से 40% प्रोडक्ट्स ही अपने बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ये बता रहा है कि हम इसको और कम कर देंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लोकली प्रोक्योर करें और अपने इंपोर्ट्स को कम करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो इनके मार्जिन के लिए भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस बिजनेस पे क्या क्या रिस्क आ सकता है। इस बिजनेस के की क्लाइंट्स एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है और दूसरा बजाज ऑटो है, और ये ऑटो सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आता है ना तो इस बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। सपोज महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, तो अगर उनकी सेल्स में स्लो डाउन आया ना तो लुमैक्स ऑटो में भी स्लो डाउन आ जाएगा। तो इसी वजह से तुम्हें हर महीने FADA की वेबसाइट पे जाके ये डेटा ट्रैक करनी पड़ेगी कि कहीं महिंद्रा या बजाज की सेल्स तो नहीं कम हो रही या उनमें स्लो डाउन तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उनमें स्लो डाउन आया ना तो लुमैक्स ऑटो पे भी इफेक्ट आएगा और इसमें भी स्लो डाउन आ जाएगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर ना एक साइक्लिकल सेक्टर है, मतलब एक टाइम पे तो इसमें डिमांड पीक करती है, फिर थोड़े टाइम के लिए इसमें डिमांड का स्लो डाउन आता है। तो तुम्हें हर महीने जाके ना
ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए तुम्हें बस FADA की वेबसाइट पे जाके रेगुलरली हर मंथ उनकी डेटा चेक करनी है ऑटो सेक्टर पे। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है गाइडेंस और वैल्यूएशन। तो इनकी गाइडेंस तो मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ कि इस कंपनी का ये टारगेट है कि FY26 से FY31 तक ये अपनी सेल्स को 20% कैगर के रेट से ग्रो करेंगे, जिसमें 15% तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी और 5% इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, यानी कि एक्विजिशन से आएगी। और FY28 तक ये अपने ROC के नंबर को 20% तक ले जाएंगे और अगले 5 से 7 साल में इनका EBITDA मार्जिन का टारगेट है 20% का। अब इस साल इन्होंने अपनी गाइडेंस को बढ़ा दिया और ये बोला है कि इस साल यानी कि FY26 में हम अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर, और FY26 में इनका EBITDA मार्जिन होगा 15% का, जिसको ये FY27 में 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव कर देंगे। तो इनका FY27 का EBITDA मार्जिन हो जाएगा 15.5% का, और FY28 में ये उसको 50 बेसिस पॉइंट से और इंप्रूव कर देंगे। तो इनका FY28 का EBITDA मार्जिन हो जाएगा 16% का। तो अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन की। तो इसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता ही है कि FY26 में ये अपनी सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर और इनका 15% का EBITDA मार्जिन होगा। तो इसके थ्रू हम इस साल का एक्सपेक्टेड पैट निकालेंगे और फिर इसकी PE रेशो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी FY26 की सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। तो इनकी FY25 की सेल्स है 3630 करोड़ के आसपास की, जिसको ये FY26 में 30% से बढ़ा देंगे। तो इनकी इस साल की एस्टिमेटेड सेल्स हो गई 4720 करोड़ की। अब इस सेल्स पे इनका 15% का EBITDA मार्जिन होगा फुल ईयर के बेसिस पे, और इनके EBITDA और पैट मार्जिन में 8% का गैप रहता है। तो इनका फुल ईयर के बेसिस पे 7% का पैट मार्जिन होगा इस साल का। तो यानी कि इनका FY26 का एक्सपेक्टेड पैट हो जाएगा 7% ऑफ FY26 की एक्सपेक्टेड सेल्स। तो इनका FY26 का एक्सपेक्टेड पैट हो जाएगा 330 करोड़ के आसपास का। अब निकालेंगे इसकी PE रेशो। तो PE रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। PE रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है, और इसका करंट मार्केट कैप है 10,700 करोड़ का और इस साल का एस्टिमेटेड पैट है 330 करोड़ का। तो इसकी PE रेशो हो गई 10,700 डिवाइडेड बाय 330। तो इसकी PE रेशो हो गई 32.5 के आसपास की। अब निकालेंगे इसकी पेग रेशो। तो पेग रेशो निकालने का तरीका होता है PE रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट कितना है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका अगले साल यानी कि FY27 में प्रॉफिट किस रेट पे ग्रो करेगा। तो इस कंपनी ने ये बोला है कि FY27 में ये अपनी सेल्स को 20% से ग्रो करेंगे और इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। जो इनका करंटली FY26 में 15% का EBITDA मार्जिन है, वो FY27 में 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो जाएगा और 15.5% का हो जाएगा। तो यानी कि इनका मार्जिन ऑलमोस्ट 0.5% से एक्सपैंड होगा। तो ये मानो कि FY26 में इनका पैट मार्जिन 7% है, जो FY27 में बढ़ के 7.5% हो जाएगा। तो यानी कि ये कंपनी अपनी सेल्स को तो 20% से ग्रो करेगी, पर इसका मार्जिन एक्सपेंशन होगा 0.5% का, जिस वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। तो FY27 में इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ ऑलमोस्ट 28% के आसपास की होगी, क्योंकि इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। अब इसकी पेग रेशो निकालते हैं। तो इसकी PE रेशो है 32.5 की और एस्टिमेटेड पैट ग्रोथ अगले साल की है 28% की। तो इसकी पेग रेशो हो गई 32.5 डिवाइडेड बाय 28, यानी कि इसकी पेग रेशो हो गई 1.15 के आसपास की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब ऑब्वियसली ये तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो करके भी दिखा पा रही है, नहीं करके दिखा पा रही। तो इस कंपनी की हर 3 महीने बाद ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे। और अगर तुम और ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स की डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, तो फटाफट जाके उस वीडियो को चेकआउट करो।